पित्रा नमस्कृतं वीक्ष्य सत्कृतं त्वां च मां सती प्रणमाममुदा भक्त्या लोकलीलानुसारिणी। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शुक्रवार के कार्यक्रम में नवमांस कुंडली से संबंधित मैं 5 ऐसे सूत्र बताऊंगा जो सभी कुंडलियों पर लागू होते हैं, प्रत्येक नवमांस चक्र पे लागू होंगे। और ये जो आपको सूत्र ध्यान देना है, जो सूत्र समझना है, वो पहले आपको उसमें नवमांस चक्र को देखना है। मान लीजिए ये नवमांस चक्र ही मैंने बनाया है, आप इसको नवमांस भी समझिए और इसको दशमांश लग्न भी समझिएगा। पर जो सूत्र की शुरुआत होगी वो नवमांस से शुरू होगी और लग्न पे जाकर समाप्त होगी। या आप ऐसे कह सकते हैं कि हम पहले नवमांस चक्र को मेन चक्र समझेंगे, मूल चक्र उसको ही समझेंगे, क्योंकि उसे प्राण चक्र कहा गया है, बीज चक्र कहा गया है। कार्यक्रम में आपको मैं ये बता रहा हूं। उसके बाद कुछ ऐसे और भी सिद्धांत हैं जो नवमांस पे स्वतंत्र रूप से लागू होते हैं, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। तो कहीं नहीं जाइएगा, बिल्कुल बन के रहना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इससे पहले कि कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं, कल शनिवार है, रात्रि 8:15 पे मैं लाइव होता हूं इसी चैनल पे आपकी कुंडली का अध्ययन करने के लिए। और जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखना चाहिए। पहला सिद्धांत, बिना समय का नुकसान किए, जो नवमांस चक्र से शुरू होता है। अंतिम में कुछ विशेष 5 सूत्र और भी बताऊंगा। पहला सिद्धांत, सबसे पहले आप जो मैं बताता जाऊंगा वो नवमांस पे ही आपको पहले देखना है। पहले नवमांस में ये देखना है कि लग्न नवमांस कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी, 6वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी लग्न चक्र के कौन से भाव के स्वामी हैं। अगर वो नवमांस चक्र के अष्टम, 6ठे और 12वें के स्वामी हों और लग्न कुंडली के वो लग्नेश, पंचमेश, नवमेश या केंद्र के स्वामी होते हैं, तो भी नवमांस चक्र में कमजोर भाव मिलने के कारण लग्न चक्र में अच्छे भाव के स्वामी होने के बावजूद वो ग्रह कमजोर परिणाम करने वाला हो जाता है। जैसे किसी भी मेष लग्न की कुंडली बनती है, मैं ये लग्न की बात कर रहा हूं, तो अष्टम भाव में 8 नंबर लिखेगा, यहां पे 6 नंबर लिखेगा। तो क्या कहा कि लग्न कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी, नहीं, नवमांस चक्र के 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी लग्न चक्र के केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो जाएं तो भी वो गड़बड़ी पैदा करते हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि लग्न चक्र में अगर ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनता है तो नवमांस चक्र में भी उसे केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने की आवश्यकता है, या हो जाए तो अच्छा है, या होना चाहिए। अब सामान्य बात है क्योंकि यहीं से ये सिद्धांत निकलेगा कि ग्रह लग्न कुंडली में जिस भाव का स्वामी है, अगर नवमांस चक्र में भी वो उसी भाव का स्वामी बनेगा तो कुंडली लगभग वर्गोत्तम हो जाएगी। इसी वजह से तो वर्गोत्तम कुंडलियों का अध्ययन मजबूती से स्वतः हो जाता है, या वर्गोत्तम कुंडली को बलवान कुंडली कहा जाता है। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो गुरु अगर नवमांस चक्र के अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और लग्न चक्र में अगर वो 8वें भाव के स्वामी हो जाते हों तो देवगुरु बृहस्पति की दशा कमजोर जा सकती है। इसके विपरीत अगर लग्न चक्र में कोई भी ग्रह नवम भाव का स्वामी है, नवमांस चक्र में भी वो अगर नवम भाव का ही स्वामी बनता है, तो ये अवस्था उस ग्रह को बलवान बना देती है। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा जो पहले नवमांस में देखना है, क्या देखना है, नवमांस कुंडली के पास कोई ग्रह जो नीच राशि में बैठ गया, कोई ग्रह, जैसे मान लीजिए शनि है, नवमांस चक्र में नीच राशि के बैठ गए और लग्न चक्र में वो उच्च के बैठे हैं, और लग्न चक्र में वो, मान लीजिए लग्न चक्र में 7 नंबर की राशि बनी, उच्च के बैठे हैं। तो नवमांस चक्र में अगर वो नीच के हैं, लग्न चक्र में अगर वो उच्च के हो जाएंगे तो अपना फल वो कमजोर कमजोर और कमजोर करेंगे। उच्च के होने के बावजूद, जैसे अगर नवमांस चक्र में शनिदेव उच्च के बैठ गए और लग्न चक्र में वो नीच राशि में विराजमान हैं, तो ये अच्छी बात हो जाएगी कि लग्न चक्र में ग्रह नीच का था, नवमांस चक्र में जाकर के अपनी स्थिति उसने सुधार ली
और उच्च का हो गया तो उसका नीच भंग हो जाएगा। लेकिन अगर इसका विपरीत हो जाए कि नवांश चक्र में ग्रह उच्च का है, नीच का है, और लग्न चक्र में जाकर के उच्च का हो रहा है, तो गड़बड़, उसका उच्च भंग हो जाएगा, वो ग्रह कमजोर और परेशान हो जाएगा। जैसे ये सिद्धांत मैंने कहा कि नवांश में उच्च का था, लग्न में नीच का हुआ, तो कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके उलट जाए कि नवांश में ग्रह कमजोर स्थिति में है और लग्न में अच्छी स्थिति का है, तो ये गड़बड़ बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये ग्रह के प्रभाव को कमजोर करेगा। ये दूसरा सिद्धांत है जो नवांश चक्र पे लागू होता है। तीसरा सिद्धांत जो नवांश चक्र को समझने में आपकी मदद करेगा, ये बात आप जानते हैं कि नवांश चक्र को स्वतंत्र रूप से वैवाहिक अध्ययन के लिए देखा जाता है। ज्योतिष में षोडश वर्गीय, सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका जो बनती है, उसमें प्रत्येक वर्ग चार्ट से एक एक विषय का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। पर यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि नवांश चक्र किसी खास विशेष उम्र में एक्टिव होता है। ये बात भ्रम फैलाया गया है कि 24वें वर्ष के बाद विवाह की जब स्थिति होने लगती है तब नवांश चक्र अपना फल करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नवांश चक्र आपके जन्म के समय से ही एक्टिव हुआ रहता है, क्योंकि वो बीज कुंडली है। इस वजह से लग्न चक्र में बैठे ग्रह और नवांश चक्र के बैठे ग्रहों को मिला करके परिणाम या दोनों से प्रभावित होता हुआ जातक का जीवन आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि ग्रह जो है वो 25 साल का देखेगा कि 25 साल का होगा तब मैं एक्टिव होऊंगा, कि मालिक दरवाजे पे आएंगे तब मैं दरवाजा खोल के बैठूंगा। ऐसा नहीं होता है। ये जिसने भी कहा है वो गलत कहा है, बिल्कुल गलत कहा है। तो क्या कहा कि विवाह के लिए देखा जाता है, लेकिन समग्र रूप से विवाह का अध्ययन होने के बावजूद नवांश चक्र में उन सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है जो लग्न चक्र से किया जाता है। नवांश चक्र से भी धन का अध्ययन किया जाता है, नवांश चक्र से भी जातक के पराक्रम का अध्ययन किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लग्न चक्र के साथ नवांश चक्र की देखने की प्रक्रिया ही नहीं होती। और फिर यह सिद्धांत कि नवांश चक्र में ग्रह का बलवान होना अति आवश्यक है, वो सिद्धांत ही नहीं होता। फिर भाई चलो ठीक है, वो अपना अलग लग्न चक्र अपना अलग गा रहा है, लग्न नवांश अलग गीत गा रहे हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं। दोनों को समग्र रूप से देखना होगा। तो इस आधार पर लग्न कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी जो बनते हों, ये बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महीन है ये सूत्र। लग्न कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी जो बनते हों और नवांश चक्र के द्वितीय भाव के जो स्वामी बनते हों, अगर वो उच्च राशि में बैठे हैं, अपनी राशि के बैठे हैं, या नवांश चक्र में या लग्न चक्र में उस भाव का स्वामी वहीं बैठा हो, तो ये स्थिति इस बात का निर्देश करती है कि उस जातक का विवाह पूरी आयु प्राप्त करेगा। अर्थ कि वो विवाह बीच में नहीं टूटेगा। अगर ये स्थिति लग्न चक्र में थोड़ी कमजोर होती है और नवांश चक्र में अगर वो मजबूती को पुनर्प्राप्त करती है, उदाहरण मान लीजिए नवांश चक्र के द्वितीय भाव में उच्च के शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हैं और लग्न चक्र के द्वितीय भाव में 5 नंबर की राशि में बुध बैठ गए या शुक्र बैठ गए, मतलब एक कमजोर ग्रह नवांश चक्र में बैठ गया, नीच का बैठ गया, सबसे खराब स्थिति नीच की हो गई, तो इसका अर्थ होगा कि अब ये विवाह अच्छाई को प्राप्त करेगा। नवमांश के द्वितीय भाव में अगर ग्रह उच्च का हुआ तो वो विवाह को पुश करता है, आगे बढ़ाता है, वैवाहिक सुखों की लॉन्जिविटी को आगे बढ़ाने में मदद करता है वो ग्रह। अब एक बात यहाँ जो सार्वभौमिक है बता दूं, कुंडली में बनने वाले राजयोग सदैव फल करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरी तरफ देखिए। कुंडली में बनने वाले राजयोग हमेशा फल करते हैं जीवन पर्यंत। जिसकी कुंडली में गुरु उच्च के हैं उसका स्वभाव निश्चित रूप से उच्च के गुरु जैसा धार्मिक, सैद्धांतिक और चरित्रवान होने का रहेगा। लेकिन जब वो गुरु एक्टिव होंगे ना, तब उसमें वो चरित्रवान होने का या जो गुरु के उच्च का फल मिलता है वो और भी विशेष रूप से मिलने लगेगा। बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि ग्रह एक्टिव है तभी वो परिणाम करेगा और बाद में वो भूसा है, किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर, प्रत्यंतर आदि ग्रह के कोई संबंध ही नहीं होते, सब खत्म। अब तो भाई मतलब ही नहीं है। जबकि वो ग्रह फल दे रहा है, ग्रह फल देगा तभी तो भाई प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर तक की चर्चा की जाती है। इस वजह से भगवान जब ग्रह महत्वपूर्ण बना है तो वो जीवन भर उस जातक के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। हाँ, बस इतनी अंतर की बात है कि वो जब एक्टिव होगा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर में तो थोड़ा
एक्टिव होकर के परिणाम करेगा, ज्यादा मतलब प्रोएक्टिव हो जाए, ऐसा आप कह सकते हैं तकनीकी भाषा में। तो क्या कहा मैंने कि द्वितीय भाव में अगर नवांश चक्र में कोई भी ग्रह अच्छा बैठा है तो वो विवाह को आगे लेके जाता है। अब इसी में ना एक तीसरा सिद्धांत है जो मैं कहता हूं, ये बात मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी बताई थी इस विषय पे कि नवांश कुंडली के केंद्र में कौन सी राशि बनी है। तो ये चौथा सिद्धांत हो जाएगा। नवांश कुंडली के केंद्र में अगर चर प्रकृति की राशि बनी है, 1 4 7 10 चर प्रकृति की राशि है। अगर नवांश चक्र के केंद्र में स्थिर प्रकृति की राशि बनी है, या नवांश कुंडली के केंद्र में द्विस्वाभाविक राशि बनी है, ठीक है। अगर द्विस्वाभाविक राशि बनी है केंद्र में तो पति या पत्नी जो स्पाउस होंगे वो तामसिक गुणों वाले होंगे, तमस तत्व की प्रधानता उनके स्वभाव में देखी जाएगी। संक्षिप्त में कह दूं, मारो काटो छीनो झपटो, थोड़ा अपने आप में मतलब होना, आप तामसिक को ढूंढ लेना। स्थिर वाले जो हैं वो राजसिक गुणों से प्रभावित होते हैं, ये तामसिक हो गए, स्थिर वाले राजसिक हो गए। और चर प्रकृति वाले सात्विक प्रवृत्ति वाले होते हैं, मतलब सात्विक प्रवृत्ति में उनको देखा जाता है। नवांश कुंडली के केंद्र में आप किसी को ऐसा देख रहे हो तो उसका स्वभाव ऐसा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक सूत्र लागू हो जाएगा, वो सूत्र ये होगा कि किसी की कुंडली लग्न कुंडली में भी चर प्रकृति की है, नवांश कुंडली में भी वो चर प्रकृति को ही आगे बढ़ा रही है। नवांश कुंडली के भी केंद्र में 1 4 7 10 ही लिखे हैं, मतलब वो सामान्यतया सात्विक प्रवृत्ति का इंसान होगा। दूसरा, अगर वो लग्न कुंडली में भी द्विस्वाभाविक राशि का निर्माण कर रहा है और नवांश चक्र में वो आकर के भी द्विस्वाभाविक राशि का निर्माण कर रहा है, इसका अर्थ होगा कि वो तमस तत्व के प्रभावों से आजीवन प्रभावित रहेगा। लग्न पे पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि से तो व्यवसाय और व्यवहार तय होता ही है, व्यवहार तय होता ही है, पर केंद्र में बनने वाली राशियां भी उस जाति, उस व्यक्ति विशेष के स्वभावों का चिंतन कराती है। यह 5वां सिद्धांत हो गया। अब एक बात और भी कहूंगा और बात समाप्त करूंगा। लिखते हैं कि जन्म कुंडली के लग्न पर तो पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि उस व्यक्ति के स्वभाव को प्रभावित करती है, उसके शारीरिक बनावट संगठन को प्रभावित करती ही है। शारीरिक जैसी भी बनावट है लग्न चक्र में तो आपने देख लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लग्न पर पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि से व्यक्ति के शरीर के बनावट का कोई विशेष मेल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो कमजोरी से देख रहा होता है। जैसे उदाहरण, मान लीजिए किसी की कुंडली धनु लग्न की बनी, गुरु यहां बैठे हैं और 27 अंश पे बैठ गए, तो गुरु की दृष्टि का बल कम हो गया। अब आपके पास जो कुंडली आई है, आप उसमें ये देख रहे हैं कि गुरु से प्रभावित होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए, भूरे नेत्रों वाला, भूरे बालों वाला, पित्त प्रकृति का होना चाहिए, जबकि ऐसा उसमें उस जातक में, जातिका में कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देख तो आप ये रहे कि गुरु लग्न को देख रहा है तो गुरु लग्नेश है, लग्न को देखेंगे तो ऐसा बनाएंगे। या मान लीजिए गुरु को छोड़ दीजिए, मैं यहाँ शनि को ही देख रहा हूँ, शनि जो है 25 अंश के बैठ गए। आप ये देख रहे हैं कि धनु लग्न की कुंडली है, लग्न में शनि का प्रभाव है, लग्न पर देखने वाला ग्रह अपने जैसा जातक को बनाता है, जबकि वो काला लंबा होना चाहिए, पतला दुबला होना चाहिए, ऐसा तो कुछ भी, रूखे स्वर, रूखी बाणी, रूखे बाल होने चाहिए, जबकि वो जातक बिल्कुल ही सुंदर है। तो ऐसा क्यों हो गया? अब यहीं पे नौमांस की सिद्धि हो जाती है। तो क्या कहते हैं आचार्यवर कि लग्न चक्र में ग्रह अगर लग्न को देख रहा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो उसके ही जैसा जातक को बनाएंगे, अपने जैसा बनाएंगे। अगर नवांश चक्र में वो ग्रह मजबूती से लग्न को देख रहा हो, अब मान लीजिए नवांश चक्र में शनि वही बैठे हों और 10 अंश के बैठे हों, तो अब शनि का स्वरूप उसमें दिखाई देगा। या गुरु अगर देखेंगे तो अब गुरु का स्वरूप दिखाई देगा। मतलब नवांश चक्र में अगर ग्रह लग्न को देख रहा है और मजबूत दृष्टि से देख रहा है तो लग्न चक्र से ज्यादा, लग्न चक्र में जैसा आपने देखने को समझा कि वैसा नहीं दिख रहा है, नवांश चक्र में अगर ग्रह दिख रहा है तो नवमांस के जैसे उसके शरीर की बनावट हो जाएगी। अगर मान लीजिए उदाहरण है, धनु लग्न की कुंडली थी, गुरु लग्न को देख रहे थे 25 अंश पे, कुछ भी वैसा नहीं दिखा जैसा गुरु होते हैं। और नवांश चक्र में अगर शनि लग्नेश होते हो, लग्न को देखते हो, या शनि लग्न की दृष्टि डाल रहे हो लग्न पर और मजबूत दृष्टि डाल रहे हो, 10 अंश के होकर के लग्न को देख रहे हो,
तो व्यक्ति का स्वरूप आप ढूंढ रहे थे कि गुरु के जैसा हो जाएगा, नौमांस चक्र में शनि लग्न को देख रहे थे, शनि अपने जैसा बना रहे थे, बात पलट गई। तो प्रभावी कौन हुआ? लग्न से ज्यादा नौमांस हुआ ना। ये पांचवा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि आप कभी भी शरीर के बनावट की चर्चा करेंगे तो सिर्फ लग्न चक्र नहीं देखेंगे, अपितु नौमांस चक्र में लग्न पर पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि देखेंगे। अब वहां पे गुरु की दृष्टि हो जाएगी तो थोड़ा भूरा हो जाएगा, शनि की दृष्टि होगी तो लंबा हो जाएगा, मंगल की दृष्टि होगी तो नाटे कद का होगा, बुध की दृष्टि होगी तो गुलथुल होगा, शुक्र की दृष्टि होगी तो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगा। तो नौमांस में ग्रह ज्यादा हावी हो जाता है। समझ में आई बात? तो नौमांस चक्र में आपने पांचों ये सिद्धांत जो देख लिए, दूसरा धन भाव वाला देख लिया, संबंधों की लॉन्जिविटी को देख लिया, उसके बाद 3-4-5 सिद्धांत और बता दिए। तो ये सारे सूत्र नौमांस चक्र से शुरू होते हैं और लग्न चक्र पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि ये जितने भी मैंने सूत्र बताए हैं ये नौमांस चक्र की महत्ता को सिद्ध करते हैं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। देवी मैया दक्ष प्रजापति के घर धीरे धीरे बड़ी होने लगी और अपने पिता और माता के संपूर्ण आदर का और उनका सम्मान करने लगी। इसी बीच जब वो बड़ी होने लगी तो ब्रह्मदेव आते हैं नारद जी के साथ। नारद जी जाते हैं, कहते हैं कि आपको तो सब पता है कि आपको यहाँ किस लिए दक्ष प्रजापति की बेटी बनाकर भेजा गया है। आप भगवान शिव को प्राप्त करने की युक्ति करें। और इसी बीच देवी मैया दक्ष प्रजापति मतलब अपनी माता से आज्ञा लेती हैं, कहती मुझे तपस्या करने का आदेश दो। क्लियर है? अब देवी मैया तपस्या करने जाएंगी क्योंकि अभी तक भोलेनाथ पाणी ग्रहण नहीं किए थे। तो अब यहां से उनके पाणी ग्रहण की चर्चा होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।